अरे भाई, हर लड़के का सपना होता है कि उसकी एक मस्त बीवी हो और एक प्यारा सा परिवार हो, बिल्कुल हमारे इस बंदे की तरह। देखो यार, ये बेचारा अपनी पूरी जिंदगी अकेला ही रहा है। लेकिन एक क्रिसमस की रात को जब ये एक सेंटा को दान देता है तो सेंटा खुश होकर इसकी मन्नत पूरी कर देते हैं। पर असली ट्विस्ट अब आएगा। अब हमारा हीरो सीधा एक अनजानी दुनिया में जागता है। वो धीरे से उठता है और दर्द की वजह से अपना सर सहलाने लगता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। उसे तुरंत एहसास होता है कि वो एक लकड़ी के पिंजरे में कैद है, जिसे एक गाड़ी किसी पुराने जमाने वाली जगह पर खींच कर ले जा रही है। देखने में तो ये सब सदियों पुराना माहौल लग रहा है। बेचारा सिर्फ अपने कच्चे में है और ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है और सोचने लगता है कि वो कहाँ फंस गया। हमारा एमसी तो मस्त बीवी मांग रहा था, पर किस्मत देखो, यहाँ तो ये बेचारा सीधा एक गुलाम ही बन गया। खैर छोड़ो, उसके बिल्कुल बगल में एक बड़ा ही तगड़ा सा, एक लंबी दाढ़ी वाला बंदा चुपचाप बैठकर सब कुछ देख रहा था। उसी के साथ एक सुनहरे बालों वाला कैदी भी था, जिसने शरीर पर जख्म झेले हुए थे। वो जगह बहुत ही तंग और छोटी थी, लेकिन जब हमारा लड़का आसपास देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये माहौल बिल्कुल सदियों पुराने जमाने जैसा लग रहा है। साफ दिख रहा था कि ये जगह किसी पुराने युग की तरह बनाई गई है। हैरानी में जब वो बाहर झांकता है तो उसे एक अजीब नजारा दिखता है। लोहे का कवच पहने हुए ढेर सारे सैनिक उस गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो सब कोई ऐसी अजीब भाषा बोल रहे थे जो हमारे एमसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। अब इन अजीब लोगों और पुराने माहौल की बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हुए वो अपने दिमाग में सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ने लगता है। और भाई, वो एक ऐसी बात पर पहुंचता है जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। उसे समझ आ जाता है कि वो किसी तरह एक दूसरी ही दुनिया में आ गिरा है। अब इस बात को हजम करना उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन चुकी थी। इसीलिए वो घबराकर जमीन पर ही एक कोने में सिकुड़ कर बैठ जाता है। अपने पैरों को पकड़कर वो बस अपनी तेज चलती सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर कोने में पड़े एक ऐसे कैदी पर पड़ती है जो बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था। वो बंदा इतना शांत था कि हमारे हीरो को शक होने लगता है। उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्या ये शख्स सच में मर चुका है। तो हमारा एमसी बहुत ही सावधानी से डर डरते उसके पास जाता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस बंदे के कंधे को हल्का सा छू कर देखता है। फिर उसे मन ही मन माफी मांगते हुए वो एक बड़ा ही टेढ़ा काम करता है। वो चुपके से उस मरे हुए आदमी के कपड़े चुरा लेता है। तो भाई देखो अब आगे क्या होता है। अरे भाई, तो दूसरों का माल ऐसे सफाई से उड़ाया जाता है। बिल्कुल थक हार कर वो वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है। उसके दिमाग में सैंटा का वो अजीब सा वादा घूमने लगता है, वही वादा जो उसकी मुराद पूरी करने के लिए था। लेकिन ऊपर देखते हुए उसके मन में सवाल उठता है कि क्या उसने कभी खुशी का असल मतलब समझा भी था। धीरे धीरे काफी वक्त निकल जाता है। बेचारे को खबर तक नहीं लगती कि कितने दिन बीत चुके हैं। वो गाड़ी बिना रुके घने जंगल के बीच से गुजरती जा रही है। सारे कैदियों को लेकर वो बस आगे ही बढ़ती जा रही है। इसी बीच हमारे एमसी को इस बात का एहसास होता है कि इस पिंजरे में बंद हर एक शख्स असल में एक गुलाम है। आहिस्ता आहिस्ता उसे पूरी बात समझ आने लगती है कि ये सिपाही इन सबको तब तक घुमाते रहेंगे जब तक इन इंसानों की कीमत लगाने वाला कोई खरीदार ना मिल जाए। आखिरकार एक ताला खुलने की आवाज से उसकी खामोशी टूटती है। सभी कैदियों को बाहर एक कतार में खड़ा कर दिया जाता है। वहां का एक बड़ा मुखिया सबका जायजा लेने लगता है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनता है जो सबसे ज्यादा तंदुरुस्त दिख रहे हैं। एक गुलाम की तरह पेश किए जाने पर हमारे हीरो की अना को ठेस तो पहुंचती है, लेकिन वो जानता है कि अभी उसे सब्र से काम लेना होगा। अरे यार, यहाँ उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागती है और वो सोचता है कि उसकी तगड़ी बॉडी को देखकर लोग उसे लेने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे और वो इस गाड़ी से आजाद हो जाएगा। जब से वो यहाँ आया है पहली बार उसके दिमाग में कोई अच्छी बात आई थी, लेकिन जल्दी ही कड़वी असलियत ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एक के बाद एक कई गांव वालों ने जब उसे खरीदने से साफ मना कर दिया तो हमारे एमसी का चेहरा बिल्कुल ही उतर गया। भाई, किसी को भी बुरा लगेगा कि गुलाम बनने के बाद भी दुनिया में कोई उसे घास तक नहीं डाल रहा। अब ये गाड़ी फिर से आगे निकल जाती है और एक और गांव पीछे छूट जाता है बिना किसी सौदे के। वो उस लकड़ी के फर्श पर लेटा हुआ बस यही समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उसकी जिंदगी इतने बुरे मोड़ पर कैसे आ गई। उसे अपनी माँ की वो सीख याद आती है कि जी जान से जीना चाहिए, लेकिन अब उसके मन में सवाल उठ रहा है कि क्या जिंदा रहने का कोई मतलब भी बचा है। उसके बचपन का सारा दुख और बोझ फिर से उसके दिमाग पर गहरा असर डालने लगते हैं। अपनी आंखें जोर से बंद करके हमारा लड़का बस यही सोच रहा है कि क्या वो अब और ज्यादा हिम्मत दिखा पाएगा। भाई, अब एमसी को ये सारी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं और उसके दिमाग में अभी भी सैंटा का वो पुराना वादा बार बार घूम रहा है जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा।
देखो, जब वो पूरी तरह टूटने की कगार पर होता है तब उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है और वो इस दिखावटी खुशी को कोसने लगता है। वो ठान लेता है कि उसे अब इन दोनों दुनियाओं से कोई नाता नहीं रखना और गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि असल में उसे अब आगे क्या कदम उठाना है। लेकिन तभी दुख के मारे उसके दिमाग में आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस दर्द से पीछा छुड़ा ले, पर तभी उसकी अकल उसे रोक लेती है और ऐसे बुरे ख्यालों को दिमाग से बाहर निकाल देती है। अरे यार, असली वजह तो उसके दिल के किसी कोने में छुपी एक सुंदर बैडी वाइफ पाने की हसरत है, जो उसे फिर से लड़ने का जज्बा दे देती है। माना कि वो थककर चूर हो चुका है, मगर फिर भी इतने बड़े हंगामे के बीच उसे थोड़ी सी शांति का एहसास होता है। फिर अचानक से लोहे की उन सलाखों के पीछे से एक ताज़ा रोटी उसकी तरफ बढ़ाई जाती है और वहाँ एक बहुत ही प्यारी बैडी खड़ी होती है, जो पिंजरे में बंद इन बेचारे गुलामों को खाना बांट रही होती है। जब वो उसके हाथों में वो रोटी थमाती है तो उसकी आंखों में एक अनोखी हमदर्दी दिखती है और उसके पास एक छोटी सी बच्ची उसके कपड़ों के पीछे से दबे पांव झांक रही होती है। अरे यार, वो बड़े ध्यान से उसे देख रही है और ये देखकर हमारा बंदा भी उन दोनों को बस एक टक देखता ही रह जाता है, जो सूरज की रोशनी में चमक रहे हैं। फिर कहानी जंग आती है। उस घर के अंदर वो औरत और नन्ही सी बच्ची एक मेज पर बिल्कुल खामोश बैठी हुई हैं। वो बच्ची अपना कटोरा थामे हुए बड़े आराम से खाना खा रही है, बिल्कुल संभल कर। पर फिक्र में वो औरत चुपके से अपना खाना भी उस बच्ची की तरफ बढ़ा देती है ताकि वो जी भर के खा सके। लेकिन वो बच्ची थोड़ा हिचकिचाती है और मना करते हुए बड़े प्यार से बोलती है कि शायद किसी और को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी। तब वो औरत उसे बताती है कि वो बस उसे अच्छे से खिलाना चाहती है ताकि उसका पेट भरा रहे, लेकिन वो बच्ची फिर भी मना कर देती है। ये देखकर उस औरत का दिल पिघल जाता है और वो उसकी बात मानकर खाना बांटने के लिए राजी हो जाती है ताकि दोनों बराबर खा सकें। तभी अचानक वहां का सुकून दरवाजे पर होने वाली जोर जोर की खटखट से टूट जाता है। वहां गांव का मुखिया कुछ खबर देने के लिए आधा मरता है। अरे भाई, यहाँ तो सीधा फरमान सुनाया जाता है कि इस औरत को अब एक गुलाम से शादी करनी पड़ेगी, मतलब अब वही उसका पति होगा। ये सुनते ही बेचारी एमसी के होश उड़ जाते हैं। उसे बोला जाता है कि अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि कल ही तुम्हें उसके साथ उन पहाड़ों पर लौटना है। जैसे ही वो शख्स वहां से निकलता है, पूरे कमरे में एक अजीब सा भारीपन छा जाता है। माहौल एकदम गंभीर हो गया है और वो डर के मारे उस बच्ची को जोर से पकड़ लेती है। उसके मन में खौफ बैठ चुका है, क्योंकि पुरानी बुरी यादें उसे घेरने लगती हैं। उसे वही सब पुरानी बदतमीजियां और जुल्म याद आने लगते हैं जो उसने पहले झेले थे। आगे क्या होगा ये सोचकर ही वो कांप रही है। लेकिन इतनी तकलीफों के बाद भी उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि अब यहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। भागना तो नामुमकिन है। और जब वो उस मासूम बच्ची को सोते हुए देखती है तो वो अपने दिल में ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उस बच्ची ने गुजरे वक्त में जितने दुख देखे हैं वो सब हमारी एमसी की आंखों के सामने घूम रहे हैं। इन्हीं बातों की वजह से उसका इरादा और भी पक्का हो जाता है कि वो हर हाल में उसकी रक्षा करेगी। जब उसे उस बच्ची के रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज़ें याद आती हैं तो दुख के मारे उसका दिल फटने लगता है और वो अंदर से टूट जाती है। वो मंजर उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा, जहां वो बच्ची एकदम बेबस और अकेली रह गई थी। वो बच्ची बस थोड़े से सहारे के लिए भटक रही थी और ये बात एमसी को बहुत तड़पा रही है। इसी गहरी सोच में डूबी हुई वो बेचारी वहां सुन होकर बैठी रहती है और फिर उसे अपने खुद के पुराने दर्द और जख्मों का एहसास होने लगता है। अरे यार, बेचारी को याद आता है कि कैसे उसके खुद के बाप ने उसे पैसे के लिए बेच दिया था और उस दरिंदे ने उस पर कितने जुल्म किए जिसके साथ उसे जबरदस्ती भेज दिया गया था। बस वही वो मनहूस पल था जहां से उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन ऐसे बुरे वक्त में वही एक लड़की थी जो उसके लिए उम्मीद की किरण बनकर आई। जब वो पूरी तरह टूट चुकी थी तब उसने बड़े प्यार से उसका साथ निभाया। फिर जब वो बदतमीज आदमी कहीं उन पहाड़ों की गहराइयों में कहीं गायब हो गया तो वो दोनों उस सुनसान झोपड़ी में बिल्कुल अकेली रह गई थी, जहां कोई आता जाता नहीं था। उनका नसीब एक जैसा था, इसलिए दोनों का दर्द अब एक दूसरे से जुड़ चुका था। देखो, उस आदमी का अंजाम बड़ा भयानक हुआ, क्योंकि सबका यही मानना था कि जंगली भेड़ियों ने उसे घेर लिया और वहीं उसका काम तमाम कर दिया। वो रोज की तरह शिकार पर निकला था, पर किस्मत देखो कि वो खुद ही किसी का शिकार बन गया। चलो भाई, शुक्र है आखिरकार कुछ तो सुकून मिला इसकी जिंदगी में। खैर, उसके मरने की खबर ने कई लोगों के दिल को ठंडक पहुंचाई, लेकिन इसके साथ ही उनके दिमाग में आगे के गुजारे को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए, क्योंकि अब आगे कैसे जीना है ये सोचकर ही उनकी रूह कांप रही थी। घर में कोई मर्द नहीं बचा था जो उनका पेट भरने की जिम्मेदारी उठा सके। उस बेचारी लड़की के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो कितनी गहरी चिंता में डूबी है। वो बिल्कुल खामोश थी, लेकिन उसकी खामोशी में बहुत दर्द छुपा था। उस बेरहम गांव में रहना अब उनके लिए हर दिन एक नया इम्तिहान होने वाला था।
अरे यार, उस बेचारी औरत का कोई सहारा नहीं बचा था, क्योंकि उसका पति उसके साथ नहीं था। वो दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेली हो गई थी और अब हर तरफ से खतरे में थी। सब कुछ अब उसकी किस्मत के भरोसे था। पर चलो अब वापस आज की कहानी पर आते हैं। देखो भाई, ये दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बड़े आराम से रास्ते पर चल रहे हैं। सूरज की तेज रोशनी के नीचे ये दोनों गांव के बड़े से दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं। वहां की चहल पहल और शोर शराबा देखकर वो छोटी बच्ची थोड़ी हैरान और खुश हो गई। फिर अचानक उस नन्ही बच्ची ने एक तरफ इशारा किया, जैसे उसने कुछ अजीब देख लिया हो। सड़क के बीचों बीच उसे कुछ ऐसा चमकता हुआ दिखा जिसने उसका पूरा ध्यान खींचा। लेकिन सच तो यह है कि वो कोई चमक नहीं, बल्कि सस्ते दामों में बिकने वाले गुलाम थे। शायद उस बच्ची को इसका अंदाजा नहीं था, पर वो उस नजारे को बड़े गौर से देख रही थी। उसने एक बड़े से लकड़ी के पिंजरे की तरफ उंगली उठाई, जो पूरी तरह कैदियों से भरा हुआ था। उस पिंजरे के अंदर बहुत सारे लोग बंद थे, जिन्हें बाजार के बीच में लाया गया था। अब वो औरत भी उसी तरफ देखने लगती है जहां वो बच्ची इशारा कर रही थी। जैसे ही उसकी नजर वहां पड़ी, उसे उन गुलामों की दर्दनाक असलियत का एहसास हुआ। उन बेचारे कैदियों की हालत देखकर उन दोनों के दिल में उनके लिए बहुत तरस जाग उठा। फिर क्या था, वो दोनों धीरे धीरे उस कैदियों वाली गाड़ी के पास जाने लगते हैं। उस छोटे से पिंजरे के अंदर हमारा एमसी बैठा था और वो इन दोनों को देखकर बिल्कुल दंग रह गया। जैसे ही उसने देखा कि कोई उसकी तरफ आ रहा है, उसके होश ही उड़ गए। वो अपनी आंखें फाड़े बस उन्हें ही देखे जा रहा था, मानो उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सामने अचानक ऐसा कोई नजारा आ जाएगा। भाई, वो पुरानी जिल्लत उसके दिमाग में बार बार खटक रही थी। जो थोड़ी बहुत इज्जत नफ्स बची थी, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। हर बार की ठोकर ने उसे इतना तोड़ दिया था कि वो डर के मारे सहमा हुआ था। उसे लगने लगा था कि इस दुनिया में उसकी कोई कीमत ही नहीं बची है। लेकिन यार, तभी उसके दुखों का ये सिलसिला अचानक रुक गया, क्योंकि सामने खड़ी उस लड़की की नजरें बहुत ही सुकून भरी और प्यारी थीं। वो लड़की बड़े ही ध्यान से हमारे एमसी की तरफ देख रही थी। देखो यार, उसके चेहरे पर एक अजीब सा अपनापन और नरमी साफ दिख रही थी। उसे देखकर एमसी को ऐसा सुकून मिला जैसा उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। बिना किसी घिन या भेदभाव के उसने एक बहुत ही नेक काम किया। उन मोटी लोहे की सलाखों के बीच से उसने गरम गरम रोटी आगे बढ़ाई। इस छोटी सी कोशिश ने उस गंदे और बुरे माहौल में भी शांति भर दी। लेकिन भाई, इससे पहले कि हमारा एमसी उसे कुछ जवाब दे पाता, वहां के लोग बीच में कूद पड़े और सारा मजा खराब कर दिया। अब सबका ध्यान उस पिंजरे से हटकर उन नए लोगों की तरफ चला गया। उनका जो बड़ा था, उसने तुरंत उस लड़की को घर लौटने का हुक्म सुनाया। वो खुद वहां के हालात संभालने लगा और लड़की को वहां से भेज दिया। वो बेचारी भी चुपचाप उसकी बात मानकर वहां से निकलने लगी। वो उस बच्चे के साथ जा रही थी जिसने पलटकर हमारे लड़के को देखा। उसने जाते जाते एक आखिरी नजर हमारे हीरो पर डाली। भाई, उस रोटी को जोर से पकड़कर वो लड़का बस उन्हें जाते हुए देखता रहता है। उनके जाते ही वो उस रोटी को ऐसे भूखों की तरह खाता है जैसे सदियों से भूखा हो। पिंजरे के अंदर बैठकर वो अपना पेट भरता है, लेकिन तभी कुछ देर बाद वहां फौजी आ जाते हैं। वो लोग बिना किसी लिहाज के उसे घसीटकर बाहर निकालने लगते हैं और सीधा ले जाकर उसे घास पर पटक देते हैं, जो देखकर बड़ा बुरा लगता है। बेचारा अभी भी भूख और अपनी बेइज्जती की वजह से काफी परेशान दिख रहा था। तभी वहां सारे सिपाही इकट्ठे हो जाते हैं और गांव का मुखिया कुछ कहने लगता है। वो अपनी ही भाषा में किसी पुराने रिवाज के बारे में सबको बताता है। इतने में एक फौजी अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और एक खंजर से उसके हाथ पर गहरा जख्म कर देता है, जो काफी दर्दनाक लग रहा है। अब उसके हाथ से खून निकलकर नीचे रखे एक अजीब से चमड़े के कागज पर गिरने लगता है। वो कागज उसके बिल्कुल सामने रखा हुआ था और जैसे ही खून गिरता है, कमाल हो जाता है। देखते ही देखते वो पुराना कागज एक तेज नीली रोशनी से चमकने लगता है। ये सब देखकर हमारा एमसी पूरी तरह हैरान रह जाता है और डर जाता है। थका हुआ होने के बावजूद वो सोचने लगता है कि आखिर इस जादुई दुनिया का चक्कर क्या है। तभी एक सिपाही कहता है कि हमारे लड़के के अंदर माना की शक्ति मौजूद है। बस इसी वजह से उस बूढ़े आदमी ने इसे अपने काम के लिए चुना था। जैसे ही ये पूरा तंत्र मंत्र खत्म होता है, सब शांत हो जाता है और फिर वो जादू से भरा हुआ कागज उसके हाथ में थमा दिया जाता है। यह असल में एक करारनामा था जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। देखो, अब गांव का मुखिया सारी बातों पर अपनी मोहर लगाकर सौदा पक्का कर रहा है। उसके बाद वो सिपाही उस बेचारे को वहीं अकेला छोड़कर निकल जाते हैं। वो बेचारा वहां जमीन पर घुटनों के बल बैठा रह गया है। उसे गुजारे के लिए बस थोड़ा सा राशन का थैला थमा दिया जाता है। तभी वहां का एक बुजुर्ग उसे सारा मामला समझाने लगता है। उसे बताया जा रहा है कि अब गांव में उसकी हैसियत और औकात क्या होगी और आने वाले वक्त में उसे गांव के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ देर बाद वहां की शांति एक जोरदार दस्तक से टूट जाती है।
कोई दरवाजे को बुरी तरह पीट रहा है, जिसे सुनकर वो औरत डर जाती है। वो घबराकर अपने बच्चे को तुरंत सीने से लगा लेती है। तभी खिड़की पर एक पड़ोसी दिखता है जो अंदर आने की जिद कर रहा है। वो चिल्लाने लगता है कि जल्दी से दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो आदमी उस नए गुलाम को अंदर खींचने लगता है। भाई, वो उस नए खरीदे हुए लड़के को जबरदस्ती अंदर खसीट रहा है। बेचारी वो औरत डर के मारे बुजुर्गों की बातें मानने लगती है। उसकी हालत खराब है, लेकिन वो वैसा ही करती है जैसा उसे कहा गया था। कमरे के अंदर अब हमारा एमसी अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा है। वो चुपचाप जमीन पर ही बैठा रहता है। वो औरत उसे बहुत ही सहमी हुई नजरों से देख रही है, क्योंकि वो डर गई है। हमारा एमसी उन दोनों को गौर से देखने लगता है और अब उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि असल माजरा क्या है। उसकी इस नई जिम्मेदारी के बारे में बातें हो रही हैं। जैसे ही वो वहीं रुका रहता है, वो थोड़ा झुका हुआ है, लेकिन उस लड़की की धड़कन डर के मारे तेज होने लगती है, क्योंकि भाई, हमारे एमसी का खौफ ही कुछ ऐसा है। फिर अचानक से एक पुरानी याद उसके दिमाग में आती है। उसे तुरंत एहसास होता है कि ये वही लड़की है जिसने उस पिंजरे के उसे रोटी दी थी, जिसे देखकर वो एक पल के लिए पूरी तरह हैरान रह जाता है। अरे भाई, लगता है हमारे हीरो को अपनी हीरोइन मिल गई है। लेकिन हमारा एमसी थोड़ा उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि वो देखता है कि वो बेचारी डर के मारे बुरी तरह कांप रही है। उसका अपने शरीर पर कोई काबू ही नहीं रहता। अभी वो सोच ही रहा होता है कि तभी वो गांव वाला एमसी का हाथ पकड़ लेता है और अजीब तरीके से जोर देने लगता है। उसकी बातें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। फिर वो बंदा हमारे तगड़े एमसी को उन दोनों की तरफ धक्का देने लगता है, जिस वजह से उस लड़की की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चलते वक्त अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश में हमारा भाई अपनी नई साथी के काफी ज्यादा करीब चला जाता है। अब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास आ चुके हैं। उनके ऐसे अकड़कर खड़े होने पर वो गांव वाला चिढ़ने लगता है और अचानक से वो बंदा हमारे एमसी का हाथ पकड़कर बीच में आ जाता है। अरे भाई, बिना किसी इशारे के और बिना कोई तमाशा किए उस बुजुर्ग ने जबरदस्ती उन दोनों के हाथ मिला दिए। उनके हाथ ऐसे अचानक जुड़वाकर वो बूढ़ा बड़ा खुश था। अपनी इस जोड़ीगिरी पर नाज करते हुए वो वहां से निकल गया। जाते जाते वो इस मिलन की तारीफों के पुल बांध रहा था। अब बेचारा हमारा एमसी इस अजीब सी हालत में फंस गया था। वो उस माहौल की भरी टेंशन को समझने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे सैंटा का वो पुराना वादा याद आने लगा। वो पुरानी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। जब उसने उस जवान लड़की का चेहरा गौर से देखा तो उसे वो एक नाजुक और बेबस नन्हे खरगोश जैसी लगी। भाई, वो बिल्कुल मासूम थी, और वो नन्ही बच्ची जो अपनी माँ के साथ खड़ी थी, वो भी बिल्कुल एक नन्हे नेवले की तरह मासूमियत से भरी हुई थी। किस्मत का खेल देखकर वो समझ गया कि ये सारा ड्रामा जानबूझकर रचा गया था। वो दोनों औरतें डर के मारे एक दूसरे से चिपकी हुई थीं। उन्हें अपने सामने खड़े इस भालू जैसे आदमी से डर लग रहा था। गुस्से में उसे वो पुरानी गुलामी वाली गाड़ी की बेइज्जती याद आई। उसे लगा कि इतनी दूर का सफर करना तो बिल्कुल फिजूल था। उसे अपनी सारी मेहनत बेमायने लगने लगी। उसने गुस्से में अपना सर झुका लिया और उसके चारों तरफ गुस्सा दिखने लगा। उसके चारों तरफ अचानक से एक अजीब सी शक्ति बनने लगती है। गुस्से से भरा हमारा एमसी मन ही मन कसम खाता है कि अगर वो सैंटा उसे दोबारा दिखा तो वो उसकी बैंड बजा देगा। उसका गुस्सा देखकर बेचारे घर वाले डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि एमसी का चेहरा बिल्कुल सपट था। सुबह होते ही हमारा हीरो दो गांव वालों के पीछे पीछे चलने लगता है और वो एक घने जंगल के बीच से गुजर रहे होते हैं। उनकी बातें हीरो के पल्ले नहीं पड़ रही थी, जिस वजह से वो धीरे धीरे थकने लगता है और उसकी रफ्तार कम होने लगती है। तभी उनमें से एक गांव वाला पीछे मुड़ता है और दोस्ती का नाटक करते हुए हीरो की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। हमारा हीरो थोड़ा उलझन में था, लेकिन वो उसे एक मामूली सलाम समझकर हाथ मिला लेता है। लेकिन देखो यार, वो आदमी अचानक से उसकी मुट्ठी जोर से दबाने लगता है और हाथ पर दबाव बढ़ने लगता है। जब हीरो को तकलीफ होने लगती है तो उसे लगता है कि शायद यहाँ के लोगों का मिलने का ढंग ही ऐसा होगा, और वो भी हार नहीं मानता। वो इस बात से तंग आ चुका था कि सब उसे हल्का समझते हैं, इसलिए वो ठान लिया था कि वो इस दुनिया में अब किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। फिर क्या था, एमसी झट से पलटवार करता है और उस आदमी की उंगलियां तोड़ मरोड़ देता है, जिस वजह से वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब वो डर से कांपता हुआ आदमी उसे एक अरे भाई, यहाँ एक लकड़ी का धनुष है, और हमारा एमसी उसे गौर से देख रहा है। इसे देखकर हमारे लड़के को लगता है कि मामला शांति का है। वो समझता है कि कोई दुश्मनी नहीं बल्कि सामने वाला हार मान रहा है। वो अजीब तरीके से हाथ पांव हिला रहा है, जो देखने में काफी अजीब लग रहा है। सच में भाई, ये सब थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा है। खैर, अब वो गाइड सिखाना शुरू करता है। वो उसे शिकार करने के पुराने तरीके समझा रहा है।
उसने जिस तरह से इशारा किया उससे साफ पता चल रहा था कि उनका निशाना जंगल का कोई छोटा सा जानवर है। तभी अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगती है, जिस वजह से उनका ध्यान भटक जाता है और वो आगे देखने लगते हैं। वो गांव वाला जल्दी से एक पास वाली झाड़ी की तरफ इशारा करता है। वहां देखो, एक मासूम सा सफेद खरगोश बैठा हुआ है। वो बेचारा घास खाने में मस्त है और उसे खतरे का बिल्कुल एहसास नहीं है। लेकिन उस गाइड को ये नहीं पता कि हमारे एमसी को तीर चलाना नहीं आता। फिर भी वो जिद करता है कि अभी के अभी तीर चलाओ। हमारा एमसी बेचारा घबराया हुआ है और डर रहा है। वो काफी शक के साथ धनुष की डोरी को पीछे खींचता है। जैसे ही उसका निशाना थोड़ा पक्का होता है, तभी एक कमाल की चीज होती है। उसका हथियार हल्के नीले रंग की जादुई रोशनी से चमकने लगता है। ये खतरनाक ताकत देखकर दोनों की बोलती बंद हो जाती है। खरगोश तो वहां से बिना किसी खरोच के भाग निकलता है और ये दोनों बस एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। इतनी भयंकर तबाही देखकर हमारा एमसी तो एकदम हैरान रह गया। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि इस मामूली से धनुष में इतनी ताकत कहां से आई। बिना कुछ बोले वो वही खड़ा रह जाता है और बस सोचता रहता है। इस अजीब सी जादुई शक्ति को देखकर उसका दिमाग पूरी तरह चकराने लगा था। तभी उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ती है, जो उसकी तरफ ही आ रही थी। वो जंगल के रास्ते से अपने बच्चे को साथ लेकर वहां पहुंचती है। उन्हें दो देखकर एमसी के दिल में कुछ अजीब सा होने लगता है। सारे शिकारी वहीं थककर रुक जाते हैं और वो औरतें बड़े सुकून से पास आती हैं। थोड़ी ही देर में वो सब मिलकर एक साथ जमीन पर बैठ जाते हैं और फिर शुरू होता है उनका एक साधारण सा खाना पीना। वो औरत और बच्चा बड़े मजे से खाना खाते हैं और एमसी बस उन्हें देखता रहता है। तभी कोई उसके सामने बड़े प्यार से गर्म खाने का कटोरा रख देता है। वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपना खाना खाना शुरू कर देता है। साथ ही वो देख रहा था कि कैसे वो माँ अपने बच्चे को खिला रही है। उनका ये भोलापन देखकर एमसी को एक अनोखा सुकून मिलता है। उसका मन एकदम शांत हो गया था, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। वो परिवार के बारे में सोचने लगता है, जो उसके लिए हमेशा से एक अनजान चीज थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी परिवार का प्यार नहीं देखा था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि ना चाहते हुए भी उसकी एक फैमिली बन चुकी है। तभी थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग में बदले की आग फिर से जलने लगती है। भाई वो सैंटा के बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन फिर अपना मन बदल वो बिना कुछ बोले बस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसे ये जो अनोखी नई जिंदगी मिली है वो किसी तोहफे से कम नहीं है। वैसे यार, मुझे लगता है इस वीडियो के खत्म होने के बाद हम सब भी किसी सैंटा जैसे भिखारी को ही ढूंढेंगे, ताकि हमें भी ऐसी कोई नई दुनिया देखने को मिल जाए। लेकिन फिर अब कहानी पर वापस आते हैं। अगली सुबह वो लोग फिर से जंगल के रास्ते पर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। सारा सामान उठाए हुए हमारा एमसी सबसे आगे चल रहा होता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि बाकी लोग सही सलामत हैं या नहीं। वो बेचारी औरत बच्ची का हाथ थामे हुए बिल्कुल थककर चूर हो चुकी थी। हमारा हीरो उनसे कोई बात तो नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे अंदर ही अंदर बुरा लगता है। वो सोचता है कि काश वो उन्हें बोलकर तसल्ली दे पाता, पर यहां उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। अब वो ठान लेता है कि उसे इस नई दुनिया के हिसाब से खुद को जल्दी से ढालना ही होगा। चलते चलते अचानक उस मिट्टी भरी सड़क पर हमारे एमसी के कदम थम जाते हैं। उस सन्नाटे में उसे अपने बचपन की एक पुरानी बात याद आने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे वो बिना डरे हमेशा दूसरों की हिफाजत करने के लिए तैयार रहता था। बस फिर क्या था, पूरे जोश के साथ वो उन दोनों की तरफ वापस मुड़ता है। वो देखता है कि वो दोनों चढ़ाई चढ़ते चढ़ते बिल्कुल बेहाल हो चुकी हैं। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि अब उनसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही एमसी उनके बिल्कुल पास पहुंचता है, वो बेचारी डर के मारे सहमी जाती हैं। वो छोटी बच्ची तो डर से थरथर कांपने लगती है, पर तभी हमारा हीरो उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। वो बस उन्हें यकीन दिला रहा था कि अब घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन वो बेचारी महिला बात को गलत समझ बैठी और गिड़गिड़ाने लगी। वो डर के मारे रहम की भीख मांग रही थी और बच्चा भी जोर जोर से रोने लगा। बच्चे का रोना सुनकर हमारे एमसी को उनके डर का गहरा एहसास हो गया, इसलिए उसने बड़े ध्यान से अपने चेहरे के भाव बदल लिए ताकि वो घबराए ना। उसने बड़े प्यार से जरा सुनिए कहा और धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने बड़े आराम से अपना हाथ बढ़ाया और एक ही बार में उस महिला को गोद में उठा लिया। वो महिला तो बिल्कुल हैरान रह गई कि ये अचानक उसके साथ क्या हो गया। फिर हमारे हीरो ने बिना किसी देरी के दूसरे हाथ से उस बच्चे को भी उठा लिया। उसने बड़ी ही आसानी से अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल किया और एकदम शांत रहा। उसने बड़े ही सुकून से उन दोनों को अपने शरीर से टिकाकर संभाल लिया। और कमाल देखो यार, उसकी पीठ पर अभी भी सारा सामान लदा हुआ था। इतना सारा बोझ होने के बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी थकान नहीं दिखी। वो बच्चा भी उसकी नरमाई देखकर एकदम हैरत में पड़ गया था। वो नन्हा बच्चा अब हमारे लड़के के चौड़े कंधे पर सुकून से आराम कर रहा था। उस महिला की आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई थी। वो इस पूरी हालात को देखकर पूरी तरह दंग रह गई थी।
उसने उन्हें कस के पकड़ने को कहा क्योंकि हमारा लड़का फिर से चलने लगा था। वो बड़े ही आराम से आगे बढ़ने लगा, जैसे ये उसके लिए कोई बड़ा काम ना हो। अरे भाई, अपने एमसी को बड़ा अजीब लगता है कि वो दोनों इतने हल्के कैसे हैं। इतना सारा सामान उठाने के बाद भी उन्हें बिल्कुल भी भार नहीं लग रहा था। देखो, अब वो बस इसी चीज को सुधारने की कोशिश में लग गया है। उसने मन बना लिया है कि वो जल्द ही यहाँ की सीखेगा और सब समझ लेगा। वो शिकार करने में माहिर बनना चाहता है ताकि अपने घर को मान से भर सके। अरे यार, जब वो अपनी साथी की आंखों में आंखें डालकर देखता है तो हमारे लड़के को एहसास होता है कि अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। उसे समझ आ जाता है कि आगे का रास्ता काफी मेहनत भरा होने वाला है। फिर धीरे धीरे उस बेचारी लड़की की घबराहट भी थोड़ी कम होने लगती है और वो सुकून से अपना सर उसके कंधे और गर्दन पर टिका देती है। देखो कैसे उसके नरम हाथ इस तगड़े बंदे की शर्ट को मजबूती से पकड़ते हैं। वो उसकी शर्ट को इतनी जोर से पकड़ती है जैसे उसे कभी छोड़ना नहीं चाहती। उस हल्की सी पकड़ को महसूस करते हुए अपना एमसी चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। वो खामोशी से अपना सफर जारी रखता है बिना किसी शोर शराबे के। जंगल के बीच से वो लंबा रास्ता आखिरकार एक सुनसान जगह पर खत्म होता है। वो बूढ़ा आदमी एक पुरानी सी कोठी के सामने झुककर उन्हें अलविदा कहता है। तब हमारा एमसी भी उसकी इतनी सारी मदद के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता है। फिर उस गांव वाले के चले जाने के बाद हमारा हीरो वहां अकेला रह जाता है। अब घर से आया हुआ बंदा बस उस नई जगह को ध्यान से निहारने लगता है। वो वहीं खड़ा होकर उस सुनसान घर की तरफ टकटकी लगाए देखता रहता है। अरे भाई, सामने लकड़ी का एक टूटा फूटा ढांचा है जिसे वो गौर से देख रहा है। अपने इस नए घर को जांचते वक्त उसे तुरंत एहसास होता है कि ये जगह तो उसकी पुरानी छत वाले कमरे से भी कहीं ज्यादा ठंडी है। हमारे एमसी का तो ठंड के मारे अभी से बुरा हाल हो रहा है, सिर्फ ये सोचकर कि बिना किसी आग के उन्हें यहाँ कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी। वो उस ठंडी जगह के पुराने दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोलता है और अपने एक खाली हाथ से रास्ता बनाते हुए नए घर के अंदर कदम रखता है। लेकिन भाई, अंदर का नजारा देखकर तो हमारा एमसी पूरी तरह हैरान रह गया। उसकी पत्नी जैसे ही जमीन पर अपने पैर रखती है तो वहां की खस्ता हालत देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके चेहरे पर आंसुओं की झरी लग जाती है, जिसे देखकर हमारा एमसी घबराकर पूछने लगता है कि आखिर इतनी रोने वाली बात क्या है। वो बेचारी इतनी दुखी हो गई कि सीधा उस टूटी फूटी झोपड़ी से बाहर भाग निकली। अब हमारा एमसी भी उसके पीछे पीछे भागा ताकि इस बड़े मामले को अच्छे से समझ सके कि आखिर असली वजह क्या है। जब वो उस पूरे सुनसान खाली पड़े कमरे के बीच में खड़ा होता है तब कहीं जाकर उसे सारी बात ढंग से समझ आती है। वो पूरा कमरा बिल्कुल सुनसान और पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था और तभी हमारे एमसी को असली सच्चाई का गहरा एहसास होता है। अरे भाई, आखिर इतनी अफरा तफरी क्यों मची है। वो बेचारी लड़की सब समझ जाती है। वो हिसाब लगाती है कि जब हमारा एमसी उस गांव में फंसा हुआ था तब वहां के घटिया लोगों ने मौके का फायदा उठाकर घर का एक एक सामान साफ कर दिया। देखो भाई, अब ना तो दीवारों की मरम्मत करने के लिए कुछ बचा था और ना ही खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए कोई हथियार। अब तो हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक हो गए थे। आंगन में घूमते वक्त एमसी देखता है कि वो लड़की घास पर ढेर होकर गिरी हुई है और बिना रुके बस रोए जा रही है। मामले को ठंडा करने के लिए वो बिना देरी किए उसके पास जमीन पर बैठ जाता है। दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए हमारा एमसी अपना हाथ बड़े ही प्यार से उसके सर पर रखता है। वो बेचारी दंग रह जाती है क्योंकि वो बड़े ही आराम से उसके सर को सहला रहा था और यकीन दिला रहा था कि अब वो बिल्कुल महफूज है। वो धीरे से अपनी पत्नी से कहता है कि उसे अब किसी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। फिर अपनी भीगी आंखों से वो लड़की कोशिश करती है कि इस अजनबी लेकिन ताकतवर इंसान के असली इरादों को समझ सके। उस बेचारी दिमाग में अब कई सवाल चल रहे थे। उस बेचारी के मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं क्योंकि उन दोनों की बोली एक दूसरे से मिलती नहीं थी और हमारे एमसी को तो शिकार करने का कोई हुनर भी नहीं आता था। इतनी खतरनाक जगह पर एक साथ कैसे जिंदा रहेंगे, ये सोच सोचकर ही उस लड़की की सांस फूलने लगती है। लेकिन तभी हमारे हीरो के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आती है। पूरे दमखम के साथ वो उसे यकीन दिलाता है कि वो अपने इस नए परिवार को हर खतरे से हमेशा बचाकर रखेगा। भले ही लड़की को उसके एक एक शब्द पल्ले ना पड़े, पर एमसी का ये प्यारा अंदाज उस बेचारी की सारी घबराहट मिटा देता है। आंखों से आंसू तो बह रहे थे, पर डर का साया अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। वो सोच में पड़ जाती है कि इस अजनबी के पास उसे इतना चैन का एहसास क्यों हो रहा है। अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते हुए जॉन सोचता है कि वो कितना अकेला रह गया था जब उसकी पुरानी दुनिया में उसके माँ बाप का साया सर से उठ गया था। इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी हमारा ये जवान, अरे भाई, उस बंदे ने जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी और हर एक तकलीफ झेली थी, हर मुश्किल का सामना किया ताकि वो बचा रहे, और ये बात उसके दिमाग में साफ हो जाती है। अब हमारे एमसी को एहसास होता है कि उसके पास अब हार मानने की कोई वजह नहीं बची है, क्योंकि आखिरकार उसे एक प्यारा सा परिवार मिल गया है जिसके लिए वो जड़ सकता है।
उसके चेहरे पर अब वो जुनून और हिम्मत दिख रही है और वो खुद से एक वादा करता है। वो पक्का इरादा कर लेता है कि अपने घर वालों की खुशी के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। वो बस यही चाहता है कि उन्हें कभी किसी भी चीज की कमी ना हो और वो उनका ध्यान रखे। वहीं घास पर बैठी हुई उसकी पत्नी धीरे से अपने आंसू पोंछती है। एमसी उसके पास खड़ा होता है और उसकी बातें सुनकर उसके दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। तभी अचानक से उनका ध्यान भटक जाता है क्योंकि उन्हें कहीं से कोई आहट सुनाई देती है। वो नन्ही सी बच्ची भागते हुए उनकी तरफ आती है और गिड़गिड़ाने लगती है। वो बच्ची डर के मारे कह रही है कि उस बड़े आदमी को उसकी माँ को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। देखो यार, वो बच्ची कितनी मासूम है जो अपनी माँ को बचाने के लिए आगे आ जाती है। वो बच्ची दौड़कर अपनी माँ से जोर से लिपट जाती है ताकि वो उसे बचा सके। वो उसके आगे एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती है ताकि कोई उसकी माँ को हाथ न लगा पाए। ये सब नज़ारा देखकर हमारा एमसी बिल्कुल चुपचाप वहां खड़ा रहता है। वो उस छोटी सी बच्ची की इतनी बड़ी हिम्मत देखकर अंदर से हैरान रह जाता है। वो उस रोती हुई औरत और उसके साथ खड़ी उस नन्ही सी बच्ची को गौर से देखता है। वो दोनों डर के मारे थर थर कांप रही होती हैं और एमसी उन्हें बस निहार रहा होता है। तब एमसी को समझ आता है कि ये पूरा मामला कितना अजीब और हटकर है। अब हमारे एमसी के दिमाग में एक साथ कई सारी बातें घूमने लगती हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये बच्ची किसकी है और क्यों। उस जवान लड़की ने पहले अपना खाना उसके साथ क्यों बांटा था। उसी वक्त वो इस बात की गहराई तक जाने की कोशिश करता है कि आखिर इन बेचारों की जिंदगी में इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों है। इतने सारे शक होने के बाद भी हमारे एमसी को पूरा यकीन है कि अगर ये सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो ये लोग वाकई में एक असली परिवार बन सकते हैं। पूरा जोर लगाकर वो ठान लेता है कि बहुत अच्छा पति और एक भरोसेमंद बाप बनेगा ताकि उन्हें फिर कभी रोना ना पड़े। हमारा एमसी मन ही मन खुद से वादा करता है कि वो सब कुछ करेगा ताकि उन्हें उसके साथ रुकने का कभी अफसोस ना हो। जैसे ही दिन ढलता है, उस पुरानी लकड़ी की झोपड़ी के आसपास ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। उस खाली घर के अंदर ये तीनों जमीन पर बैठे होते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हैं। अपने सर पर हाथ रखकर हमारा एमसी हालात पर दुख जता रहा होता है। उसे लग रहा है जैसे उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। इतनी सारी मेहनत के बाद हमारा एमसी एक बार फिर वहीं शुरुआत पर लौट आया है, लेकिन फिर भी उसके मन को थोड़ा सुकून मिलता है ये देखकर कि सामने खड़े लोग उससे डरकर भागने के बजाय थोड़ा सावधान हो रहे हैं। उनके दिलों में अब कोई खौफ नहीं दिख रहा। और तभी हमारे हीरो को एक तरकीब सूझती है। अरे भाई, वो बस वहां फैली थोड़ी टेंशन को कम करना चाहता है। बिना किसी झिझक के वो धीरे धीरे उनके थोड़ा और करीब चला जाता है। वो उस लकड़ी के फर्श पर चलते हुए अपने खुद के सीने की तरफ इशारा करता है। देखो यार, वो उन्हें बता रहा है कि उसका असली नाम किम जू हॉन है और वो हर एक शब्द को बड़े ही धीरे से बोलता है ताकि वो लोग समझ सके। उसका ये तरीका देखकर वो जवान औरत थोड़ी हैरान रह जाती है। तब जाकर उसे चैन की सांस मिलती है क्योंकि अब वो बात को समझ रही थी। हमारा एमसी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसका नाम जानने की कोशिश करता है। अरे, शुरुआत में तो वो थोड़ा कतराती है और डर रही होती है, लेकिन आखिर में वो औरत बड़े ही शर्मीले अंदाज में जवाब देती है। वो अपना नाम रेजी बताती है, जिसे सुनकर माहौल थोड़ा बदल जाता है। नाम सुनते ही हमारा हीरो उस नाम को बार बार दोहराने लगता है। भाई, वो चाहता है कि उसे ये नाम अच्छे से हमेशा के लिए याद हो जाए। इस छोटी सी कामयाबी से खुश होकर वो कहता है कि उसका नाम बहुत प्यारा है। फिर उसके बाद उसका पूरा ध्यान उस सहमी हुई छोटी बच्ची की तरफ जाता है। वो उस डर से कांपती हुई बच्ची को भी संभालने की कोशिश करने लगता है। देखो भाई, हमारा एमसी अब उस बच्ची का नाम पूछने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वो नन्ही सी जान बिल्कुल खामोश होकर पीछे हट जाती है, जिससे हमारा किम थोड़ा हैरान हो गया। अरे यार, वो काफी उलझन में पड़ गया, लेकिन जब उसने उसके चेहरे की मासूमियत देखी तो उसे तुरंत इस बात का एहसास हो गया कि शायद इस बेचारी को अब तक कोई प्यारा सा नाम मिला ही नहीं है। और यही सोचकर हमारा किम थोड़ा गंभीर होकर गहरी सोच में डूब गया ताकि इस दिक्कत का कोई बढ़िया सा हल निकाल सके। और फिर बड़े ही प्यार से उस बच्ची के सर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी कि अब वो अपने हाथों से उसके लिए एक बहुत ही खास नाम चुनने वाला है। भाई, अब उसे अपनी पुरानी दुनिया की एक पुरानी कहानी याद आती है और वो तय करता है कि इसका नाम डॉर्थी रखा जाए, जो कि एक ऐसी हिम्मत वाली लड़की की दास्तान है जो जादुई दुनियाओं की सैर करती है और नए दोस्तों से मिलती है। और हमारे एमसी की दिल से बस यही दुआ है कि ये बच्ची हमेशा खुश रहे और बहुत ही प्यारी बनती जाए। जिसके बाद जब वो नए नाम की आदत डालने की कोशिश करती है तो वो मासूमियत से उस नाम को बार बार बोलती है और हमारा हीरो उसे इसका मतलब समझा रहा होता है। किम की इस बात ने उस नन्ही जान का दिल जीत लिया और हमारी नई डॉर्थी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट खिल उठी। और फिर कुछ देर बीतने के बाद हम देखते हैं कि कैबिन के बाहर हमारा एमसी अनोखा लकड़हारा बनकर अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी को एक लकड़ी के गट्ठे पर दे मारता है। अब एक पेड़ के पीछे दुबक कर रेजी उसे तक रही है और उसके दिमाग में बस यही चल रहा है कि ये बंदा कितना अजीब है।
देखो वो ये सोच रही है कि भले ये एमसी काफी हट्टा कट्टा है उसके पुराने गुस्सैल पति के मुकाबले, लेकिन फिर भी ये अनजान शख्स उसके साथ इतनी ज्यादा नरमी से पेश आ रहा है। उसके लिए तो ये रहस्यमयी जायंट उन सब लोगों से बिल्कुल अलग है जिन्हें आज तक उसने अपनी जिंदगी में देखा है। वो बड़े प्यार से कोशिश करती है कि उसका नाम पुकार सके, और उसे एहसास होता है कि कितनी प्यारी और सुकून भरी उसकी आवाज है, भले ही उनकी भाषा में एक दीवार है। अपने पुराने बुरे वक्त को याद करते हुए वो अपने मन में मानती है कि उसे आज तक कभी इतनी इज्जत और इतने दुलार के साथ किसी ने नहीं रखा था। भाई उसे बिना थके इतनी मेहनत करते देखकर वो हैरान है कि आखिर इस अनजान बंदे के इतने नेक होने की वजह क्या हो सकती है। तभी अचानक हमारा एमसी किम उसे दूर से ताकते हुए देख लेता है और बड़े प्यार से हाथ हिलाकर उसे अपने पास बुला रहा है, जिसके चेहरे पर एक साफ चमक है। अरे भाई वो बहुत हैरान हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसे देख लिया गया है। अब वो औरत उसके काले बालों और उसकी चमकती आंखों को बड़े गौर से देखती है। वो बड़ी खामोशी से उस मर्द को देख रही थी जिसने अब उसकी दुनिया बदलना शुरू कर दी थी। तभी रजी के दिमाग में एक पुरानी सुनी सुनाई बात घूमने लगती है। उसे याद आता है कि दुश्मन देश ने एक महान वीर को बुलाने का दावा किया था। हर जगह अफवाह थी कि उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर योद्धा को बुलाया है। कहानियों में उस महान वीर के रूप का पूरा वर्णन किया गया था। बताया गया था कि उस योद्धा का हुलिया बिल्कुल हमारे एमसी किम जैसा ही है। जब किम बड़ी शांति से उसकी तरफ बढ़ता है तो रेजी सब समझने की कोशिश करती है। जैसे ही सूरज की रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ती है तो नजारा बिल्कुल साफ हो जाता है। अब वो और गौर से सब देखने लगती है और उसे बड़ा हैरानंगेज झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि इसका चेहरा तो बिल्कुल उसी कथा वाले महान योद्धा जैसा है, लेकिन फिर वो बेचारी इस बात को फौरन अपने दिमाग से निकाल देती है। वो सोचती है कि इतना जरूरी बंदा भला यहाँ क्या कर रहा होगा। उसके हिसाब से ऐसे किसी शख्स को तो बड़े शानदार महल में होना चाहिए था। उसे लगा कि ऐसे बदहाल गांव में भला इतना महान इंसान क्यों रहेगा। फिर उसने खुद को समझाया कि ये सब बस एक बेबुनियाद अफवाह ही थी। उसे पता था कि योद्धा को बुलाने वाली कहानी में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, और उसने इस बात को बिल्कुल भी दिल से नहीं लगाया। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती है तो तभी देखो भाई, जैसे ही हमारा एमसी पास गया उस लड़की को असलियत दिखने लगी। उसने गौर किया कि हमारे हीरो के बाल थोड़े भूरे रंग के हैं, और जब वो उसकी आंखों को बिल्कुल पास से देखती है तब उसे वही नर्म सा रंग दिखता है, जिससे उसके मन की सारी शंका दूर हो गई और रेजी ने चैन की सांस लेते हुए सुकून पाया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि ये बंदा सिर्फ एक हद से ज्यादा लंबा लेकिन एक आम इंसानी है। लेकिन तुरंत बाद उस बेचारी को ये इतना ज्यादा सुकून थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसे याद आया कि वो इस लंबे चौड़े बंदे से बस कुछ घंटे पहले ही तो मिली थी। बिना कुछ भी समझ पाए हमारा बुरा फंसा एमसी हैरानी में अपना गाल खुजाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बीवी थोड़ा कांपने लगती है और अपनी नजर शर्म के मारे फेर लेती है। उसकी ये अदा देखकर हमारा किम थोड़ा नर्म पड़ गया और बड़े प्यार से अपना हाथ अपनी बीवी के सिर पर रख देता है। रेजी को जब उसके हाथ का एहसास हुआ तो उसे समझ आया कि उसे ऐसी नर्म दिली की बिल्कुल आदत नहीं है। अरे भाई, आज से पहले किसी मर्द का हाथ उस पर सिर्फ दुख देने के लिए ही उठा था। देखो यार, इससे पहले उसने जब भी इसे छुआ था वो सिर्फ मारपीट के लिए था। उसने सिर्फ चोटें दी थीं, लेकिन फिर भी हमारा हंटर अभी तक रुका नहीं है। वो बड़े ही ध्यान से और इज्जत के साथ उसके बालों को सहलाता रहता है। रेजी अपनी आंखें बंद करके बस उस पल को महसूस करती है। उसे ये एहसास इतना अच्छा लगता है कि वो मन ही मन दुआ करती है कि ये सब इतनी जल्दी खत्म ना हो जाए। भाई, बिल्कुल मजे ले रही है वो। पूरी तरह सुकून में होकर रेजी बस दिल ही दिल में उम्मीद कर रही है कि उसका पति इसी तरह अपना ढेर सारा प्यार दिखाता रहे। तभी हमारा एमसी थोड़ा सा उसकी तरफ झुकने लगता है। उसका चेहरा एकदम गर्म होने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे के कितने ज्यादा करीब आ गए हैं। वो प्यारी सी पत्नी अपनी शर्मीली नजरें उठाती है और उसे देखने लगती है। वो उसे बड़े ही प्यार से अपनी तरफ बुला रही होती है। अब माहौल ही ऐसा बन गया था कि दोनों ने अपनी आंखें बंद की और पास आने लगे। लेकिन तभी अचानक किम की आंखें खुल जाती हैं और वो हैरान हो जाता है। वो तुरंत पीछे हटकर सारा माहौल ही ठंडा कर देता है। अरे यार, चलो भाई, लगता है हमारे लौंडे ने GTA 6 से पहले ही बाजी मार ली है। दोनों एक दूसरे से एकदम दूर हो जाते हैं और शर्म के मारे वहीं जम जाते हैं। इस ऐसी हालत को छुपाने की कोशिश में बेचारा क्या करे, हमारा हीरो अपनी नजरें कहीं और घुमाने लग जाता है। भाई, वो एक तरफ हटकर हल्की सी खांसी करता है। अब बात बदलने के लिए वो तेजी से वहां से निकलने लगता है, सीधा घास पर रखी उस खाली लकड़ी की बाल्टी की तरफ। फिर वो उस बाल्टी को पूरे जोर से पकड़ लेता है। उसका पूरा ध्यान अब सिर्फ अपने काम पर है, ताकि जो अभी अभी हुआ उससे उसका दिमाग भटक सके।
हमारा किम तेजी से बाल्टी लेकर वहां से निकल पड़ता है और बेचारी रेजी को वहीं पीछे अकेला छोड़ देता है। रेजी तो वहीं सुन खड़ी रह जाती है और उसकी धड़कन तेज हो रही है उस खास पल को याद करके, जबकि हमारा एमसी जंगल के अंदर जा चुका है। हमारा लड़का आगे बढ़ते हुए खुद को ही कोस रहा है। उसे बड़ा अजीब लग रहा है कि वो लड़की मेरे बारे में क्या सोचेगी। वो रुककर तुरंत अपने सर पर हाथ रख लेता है। बेचारा इस बात से परेशान है कि उनकी शादी हो गई। अरे भाई, मिलते ही एक दिन में शादी हो गई, बिना ढंग की बात किए। दोनों एक दूसरे से ढंग से कुछ कह भी नहीं पाए। उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे, तो वो सोचता है कि सब भूल जाता हूं, जैसे कि उनके बीच कभी कुछ ही नहीं था। तभी अचानक चलते चलते उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। चारों तरफ फैले उस घनघोर अंधेरे में हमारे एमसी को एहसास होता है कि वो काफी दूर निकल आया है और अब उसे वापस लौटने का रास्ता तक नहीं पता। तभी एक खौफनाक आवाज उन सुनसान पेड़ों के बीच गूंजने लगती है। अरे भाई, कोई खतरा ना लेते हुए किम तुरंत पीछे मुड़ जाता है ताकि वो फटाफट पानी भरे और अपने घर निकल जाए। लेकिन तभी उसकी रूह कांप जाती है जब उसे कुछ बहुत ही अजीब सामने दिखाई देता है। एक विशाल काला भेड़िया जिसकी सुर्ख लाल आंखें उसका रास्ता रोक लेती हैं। ये दरिंदा घुर्राते हुए उस पर हमला करने के लिए हर पल तैयार है। उस राक्षस को सामने देखकर हमारा बेचारा लड़का धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है। इतना बड़ा भेड़िया देखकर उसे अब जानकारी मिलती है कि वो कितनी भयंकर मुसीबत में फंसा है। जब भागने की कोई जगह नहीं बचती तो वो बाल्टी फेंककर खुद को सबसे बुरे हालात के लिए तैयार कर लेता है। बिना वक्त गवाए किम ने तुरंत जमीन से एक मोटी लकड़ी उठा ली ताकि वो अपनी जान बचा सके। बिना किसी हिचकिचाहट के वो भेड़िया अपना बड़ा सा मुंह खोलकर हमला कर देता है। उसके खौफनाक देखकर कोई भी डर जाए, लेकिन हमारा एमसी तैयार था। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो उस लकड़ी की टहनी को बीच में लाता है ताकि उसके खतरनाक हमले को रोक सके, और सही मौका देखकर हमारा हीरो सीधा उस जानवर के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। वो मुक्का इतना भारी था कि उस दरिंदे का सिर ही हिलाकर रख दिया, लेकिन भेड़िए की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसने उस लकड़ी के चिथड़े उड़ा दिए। अब वो लकड़ी बिल्कुल टूट चुकी थी, पर हमला रुका नहीं था। वो भेड़िया फिर से हमारे एमसी पर झपट्टा मारता है, जबकि वो मन ही मन ठान लेता है कि यहां हार मानना तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं। जिंदा बचने की जिद में वो उस भेड़िए पर लगातार प्रहार करता रहता है, जिससे वो खतरनाक भेड़िया पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। भले ही हीरो चोटें दे रहा था, पर वो जानवर भी पलटकर वार करता है। दर्द के मारे हमारे एमसी की हालत खराब होने लगती है और वो कराह लगता है। उस लड़के की चीख निकल जाती है क्योंकि उसे बदन में जलन होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो पूरे शरीर में कोई आग सी दौड़ रही हो। तभी उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है क्योंकि कुछ अजीब हो रहा था। उसे अपने अंदर एक अनोखी सी शक्ति का एहसास होता है, और तभी मैदान के बीचों बीच आग का एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। भाई, जैसे ही वो लड़ने लगा, वो दरिंदा घबरा गया और हमारे हीरो का सीधा हाथ एकदम खतरनाक जादुई आग की लपटों में घिर गया। इतनी गर्मी देखकर वो भेड़िया तुरंत पीछे हट गया और डर के मारे रोने लगा। अब वो भेड़िया बुरी तरह फंस चुका था, इसीलिए वो भागने की कोशिश में जोर जोर से चिल्लाने लगा। सही मौका देखकर हमारा किम तेजी से आगे बढ़ा और उसने आग से भरा एक आखिरी वार कर दिया। बस फिर क्या था, वो बड़ा सा भेड़िया ढेर हो गया और उसकी जली हुई बॉडी से धुआं निकलने लगा। हमारा हीरो पूरी तरह थक चुका था और घास पर गिरते ही सोचने लगा कि आखिर उसके हाथ में आग कैसे लगी। उसने अपना हाथ उठाकर देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां जलने का कोई निशान तक नहीं था। वहां बैठे बैठे उसे एहसास हुआ कि शायद उसने सच में कोई असली जादू चलाया है। जब उसने पुराने चमकते कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचा तो उसे समझ आया कि शायद वो एक ओवर पावर्ड एमसी बनकर इसे काई हो चुका है। वो लगातार अपनी नजरें अपने हाथ पर टिकाए हुए था और अब उसके पास कोई चारा नहीं था, तो उसने सोचा कि चलो इस तरकीब को आजमा कर देखते हैं। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए हमारे एमसी ने पूरी तैयारी कर ली। वो जोर जोर से मंत्र बोलने लगा ताकि कैसे भी करके आग निकाल सके, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो गुस्से में वो बार बार वही शब्द दोहराने लगा। उसने कई बार कोशिश की और अलग अलग ढंग भी अपनाए। भाई, उसने तो हीरोपंती वाले पोज भी दिए, लेकिन नतीजा वही ढक के 3 पार्ट। अब बेचारा थक हार कर घास पर लेट गया। वहां लेटे लेटे भी वो दूसरे मंत्रों के नाम लेता रहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उस मरे हुए भेड़िए की लाश को देखते हुए उसने हार नहीं मानी। उसने तो आग के देवताओं और बड़े बड़े ड्रैगन्स तक को पुकार लिया, लेकिन अफसोस कहीं से कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ इतनी खामोशी थी कि उसे खुद की हरकतों पर ही शर्माने लगी। अपना सर खुजलाते हुए किम ने फैसला किया कि ये सब कोई वहम तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जख्म काफी हद तक भर चुके थे, तो ये सब बिल्कुल सच था। अब वो मन ही मन इस नई ताकत का मालिक बनने के सपने देखने लगा। उसका बस एक ही बड़ा अरमान था कि वो इस शक्ति को पूरी तरह सीख जाए। वो इस जादू के दम पर एक काबिल हंटर बनना चाहता था,
ताकि वो खूब तरक्की करे और अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर बना सके। जमीन पर सुकून से लेटे हुए उसके दिमाग में कई ख्याल चल रहे थे। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये जख्म भरने वाला जादू आखिर है क्या चीज। अरे भाई, ये शक्तियां उस गांव में जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी साबित होंगी। जहां कोई वैद्य तक नहीं मिलता, वहां हमारा एमसी बड़े सुकून से खड़ा होता है। वो थोड़ी अंगड़ाई लेता है और सोचता है कि अब इन काबिले तारीफ ताकतों को समझना होगा। बिल्कुल सब्र के साथ वो सीखने की कोशिश करता है, मगर तभी उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसके दिमाग में वो पुराने दुख भरे दिन दोबारा ताज़ा हो जाते हैं, जब बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को हमेशा के लिए खो दिया था। इस हादसे के बाद सबने उसका साथ छोड़ दिया और उसे ठुकरा दिया गया। रिश्तेदार हर बुरी चीज का दोष उसी के सर मढ़ रहे थे। उनकी नफरत इतनी हद से ज्यादा बढ़ गई थी कि क्या ही कहें। उनका मानना था कि हमारे एमसी की वजह से ही सबका नुकसान हो रहा है। सबने उसे मनहूस और बदकिस्मती का साया करार दे दिया था। अपनों ने ही उसे एक श्राप की तरह समझा। लेकिन इस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर तकलीफ और दर्द को बिल्कुल अकेले ही सहा है। फिर वक्त बदलता है और किम के चेहरे पर थोड़ी उदासी साफ दिख रही है। वो उन कड़ी यादों को झटक कर अपने दिमाग से निकाल देता है। अपने ध्यान को भटकने से रोककर वो वापस उस मरे हुए भेड़िए की तरफ देखता है। वो फैसला करता है कि इस लाश को घर ले जाना ही सही रहेगा। इससे पहले कि कोई दूसरा खतरनाक जानवर यहाँ आए, उसे निकलना होगा। इतने बड़े भेड़िए को अपने कंधों पर उठाकर हमारा एमसी चल देता है। इतने भारी बोझ के साथ भी ये लड़का हार मानने को तैयार नहीं है। भाई, अब हमारा एमसी अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वो सोच रहा है कि बाकी का सारा भारी काम वो बाद में ही करेगा। रास्ते में वो अपने मन ही मन अपने दादाजी का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उन्होंने ही तो उसे सिखाया था कि कैसे जानवरों का शिकार करके उन्हें काम में लाया जाता है। और ये जानकारी आज इस जंगल में बहुत काम आ रही है। और चांदनी रात में चलते हुए उसे उन बुजुर्ग की बहुत याद आने लगती है। वो बस यही चाह रहा है कि काश आज वो बुजुर्ग उसे देख पाते। अपने दिमाग को ठीक करने के लिए वो अपना ध्यान भटकाता है और अपने उस मकसद पर ध्यान देता है जिसमें उसे अपनी नई जादुई ताकतों पर काबू पाना सीखना है। दूसरी तरफ उस पुराने कैबिन के अंदर जहां आग जल रही है, वहां हमारी रिजी बड़े ध्यान से खाना तैयार कर रही है। अब उसे थोड़ी मदद चाहिए थी, तो वो पास खड़ी बच्ची से एक कटोरी मांगती है और छोटी डॉरथी खुशी खुशी उसे वो कटोरी दे देती है, जिसके बदले रिजी उसे बड़े प्यार से थपथपाती है। डॉरथी तो फूले नहीं समा रही थी और खुलकर मुस्कुराने लगती है। उसे इस नए परिवार के साथ बहुत सुकून और अपनापन मिल रहा था। फिर क्या, वो खुशी मारे पूरे कैबिन में यहां वहां दौड़ने लगती है। अरे भाई, वो लड़की पूरी तरह जोश से भरी हुई थी और काफी उत्सुक दिख रही थी। बाहर क्या चल रहा है ये जानने के लिए वो थोड़ा आगे झुकती है। फिर खिड़की से बाहर उस काली अंधेरी रात में झांकने लगती है। जब रिजी उस रास्ते की तरफ ध्यान से देख रही होती है, तभी उसे वहां कुछ हिलता हुआ दिखता है और वो थोड़ा घबरा जाती है। वो डर के मारे कुछ बड़बड़ाती है, पर तभी वहां एक डरावना सा सर दिखता है। वो किसी भेड़िए जैसा दिखने वाला राक्षस था, जिसे देखकर डॉरथी के डर के मारे होश उड़ जाते हैं और वो जोर से चिल्लाते हुए वहां से भागती है। वो रोती हुई वहां से निकली और उसकी आवाज सुनकर रिजी भी बुरी तरह चौंक जाती है। लेकिन बिना वक्त गवाए उसने तुरंत रसोई से एक चाकू उठा लिया, क्योंकि उसने खुद को किसी बड़े खतरे के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया था। अब रिजी ने उस चाकू को मजबूती से पकड़ा और तेजी से दौड़ी। वो सीधा दरवाजे की तरफ गई और डॉरथी को पीछे ही रुको कहा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है, बाहर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हमारा एमसी वहां उस भयंकर जानवर की लाश को अपने कंधे पर उठाए खड़ा था। इतना भारी बोझ उठाने की वजह से बेचारा बुरी तरह से हाँप रहा था। रिजी की आवाज सुनते ही उसने उस राक्षस के शरीर को जमीन पर पटक दिया। उसी वक्त रिजी घबराते हुए बाहर की तरफ दौड़ती है, क्योंकि उसे लगा कि कहीं एमसी पर किसी ने हमला तो नहीं कर दिया। पूरे माहौल को देखकर हमारा एमसी चुपचाप दरवाजे के पास बैठ जाता है। देखो भाई, वो बस वहां बैठकर उनके चेहरे के भाव देख रहा था। रिजी जैसे ही देखती है कि उसे एक खरोच तक नहीं आई, वो वहीं थक कर रुक जाती है। बेचारी के मन को इतनी शांति मिलती है कि जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया और घबराहट में उसके हाथ से चाकू छूट गया। वो चाकू सीधा घास में जा गिरा और रिजी लपक कर उसके पास पहुंची। वो तुरंत उसका हालचाल देखने लगी। तभी एमसी ने उसे यकीन दिलाया कि वो बिल्कुल सही सलामत है। एमसी ने कहा कि फिक्र मत करो, बस हाथ पर थोड़ी चोट आई है जो जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉरथी भी डरते डरते उसके पास आई और बिना कुछ बोले उसके पैर छूने लगी। छोटी बच्ची इतनी सहमी हुई थी कि बस खामोशी से वहां खड़ी हो गई।
फिर हमारे एमसी ने अपनी बीवी के हाथ थामे और उन दोनों को दिलासा देने लगा। उसने उन्हें समझाया कि अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सब ठीक है। तभी रिजी ने सुकून की सांस ली और अचानक उसे जोर से गले लगा लिया। हमारा हीरो पहले तो थोड़ा हैरान हुआ कि आखिर ये हो क्या रहा है, पर फिर उसे एहसास हुआ कि ये सब उसके सही सलामत वापस आने की खुशी है। उधर डॉरथी भी बिलक बिलक कर रोने लगी और उसके पैरों से लिपट गई। उन्हें इस हाल में देखकर एमसी का दिल भर आया और उसने एक फैसला किया। उसने मन ही मन वादा किया कि अब कभी भी वो अपने परिवार को ऐसे डर में नहीं डालेगा। अरे यार, अब एमसी को लगता है कि उसे वाकई कुछ जरूरी बदलाव करने पड़ेंगे। अब तो वो सेंटा बन गया है। अगली सुबह निकलते ही कैबिन का नज़ारा दिन की रोशनी में काफी सुकून भरा लगता है। हमारा एमसी तो पहले से ही बाहर निकल चुका है और वहां लकड़ी की मेज पर उस दरिंदे के बचे कुचे हिस्सों को साफ करने में लगा है। वो बड़े ध्यान से काम की चीजें अलग कर रहा है, लेकिन पसीना छूटने लगता है क्योंकि काम में उम्मीद से ज्यादा वक्त लग रहा है। तब उसे एहसास होता है कि उसके दादाजी तो ये सारा काम कितनी आसानी से कर लेते थे। थका हारा एमसी अब सोच रहा है कि उसे शिकार करने के अपने ढंग को सुधारना होगा ताकि कम वक्त में ज्यादा काम हो सके। थोड़ा काम निपटने के बाद रिजी एक लकड़ी की बाल्टी उठाए हुए बाहर आती है। वो उसका नाम पुकारता है और वो तुरंत भागकर पास आ जाती है। बाल्टी को नीचे रखकर वो हाथ से इशारा करती है कि सारा मांस इसके अंदर भर दो। हमारा हीरो तुरंत उसकी बात समझकर सब कुछ बाल्टी में भरने लगता है। फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि इनकी अपनी जुबान में शुक्रिया कैसे अदा करते हैं। थोड़ा रुक रुक कर वो बड़ी अजीब हालत में कहता है, थैंक यू। रिजी तो ये सुनकर बिल्कुल फूली नहीं समाती और बड़े मजे से वही शब्द उसके पीछे दोहराती है। वो ध्यान से देख रहा था कि उसने शब्द सही से बोले हैं या नहीं। हमारे एमसी को एक पल के लिए डर लगता है कि उसने शायद कुछ गलत कह दिया है, लेकिन वो लड़की एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे यकीन दिलाती है। रिजी उसकी बातों और उसके शुक्रगुजार होने के तरीके से थोड़ी हैरान रह जाती है। उसे मेहनत करता देख रिजी थोड़ी इमोशनल होने लगती है। वो धीरे से अपने होठों को छूती है और उस पुरानी बात को याद करने लगती है। उसे वो पुराना हादसे वाला किस याद आ जाता है जो उनके बीच हुआ था। अरे भाई, GTA 6 से पहले यहाँ पर इतना बड़ा सीन हो गया जिस वजह से शर्म के मारे उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो सोचने लगती है कि क्या एमसी पहले भी किसी लड़की के इतने करीब गया होगा। ये बात सोचकर ही उसके दिल में थोड़ी बेचैनी होने लगती है। फिर अचानक वो भागते हुए एमसी की तरफ जाती है ताकि उसकी मदद कर सके। वो उसके काम में हाथ बटाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे बड़ा अजीब लग रहा था कि ये बेचारा सारा काम अकेला ही कर रहा है। मगर उस जल्दीबाजी में गलती से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो सीधा जाकर एमसी टकरा जाती है और माहौल एकदम से बदल जाता है। रिजी अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे लगता है अब कुछ अजीब होने वाला है। लेकिन तभी एमसी थोड़ा झुकता है और बड़े प्यार से उसके माथे पर किस कर लेता है। वो बेचारी एकदम से पीछे हट जाती है और खुद से ही शर्मा रही होती है। उसे लग रहा था कि उसकी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी और हमारा भोला एमसी उसका रिएक्शन बिना समझे वहां से आगे निकल जाता है। वो फिर से पास आती है और पूरे पक्के इरादे के साथ अपनी आंखें खुली रखती है, लेकिन तभी हमारा बंदा उसे चौंका देता है और उसके होठों पर एक हल्का सा चुंबन दे देता है। ये देखकर वो बेचारी एकदम सुन पड़ गई और पास ही वो बच्चा दरवाजे से चुपचाप सब देख रहा था। सब कुछ दिख जाने की शर्म के मारे हमारी रिजी तुरंत भागकर घर के अंदर चली जाती है। कुछ वक्त बाद हमारा एमसी सारा सामान उठाता है और उस मिट्टी वाले रास्ते पर निकल पड़ता है जहां वो बच्चा भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो पीछे मुड़कर एक प्यारी सी मुस्कान देता है जो मानो बिना कहे उसका शुक्रिया कर रहा हो। अभी भी थोड़ी घबराई हुई वो सोच रही थी कि कहीं वो उसका नाम लेना तो नहीं भूल गया, लेकिन तभी रास्ते के बिल्कुल बीच में पहुंचकर हमारा लड़का अपना भारी बोझ नीचे रख देता है और डोरोथी को अपने पास बुलाता है, जिसे सुनते ही डोरोथी खुशी से झूम उठती है और वो तेजी से दौड़कर वहां पहुंचती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ढकेलने में साथ देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उस कैबिन के अंदर लिजी वो उस मरे हुए जानवर की काली खाल पर बड़े प्यार से हाथ फेर रही है। जहां हमारा एमसी खड़ा है वहां से उसे ये सब साफ दिख रहा है। उसे ये थोड़ा अजीब लगता है कि वो उस बदबूदार खाल को घर के अंदर क्यों सुखा रही है, लेकिन तभी हमारे एमसी को असली वजह अच्छे से समझ में आ जाती है। उसे एहसास होता है कि उस खाल की कीमत बहुत ज्यादा है। डोरोथी बड़ी खुश होकर उस मोटी खाल को साफ करने में मदद करती है। उसे उसकी नरमी बहुत पसंद आ रही है जब वो उसे छू रही है। ये सब देखकर लिजी के चेहरे पर एक सच्ची सी हंसी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा एमसी शांति से मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे पता है कि आज उसने अपने नए परिवार को ढेर सारी खुशियां दी हैं। जंगल के पास वाले इस घर में दिन बड़े सुकून से गुजर रहा है। सामान तैयार करते वक्त वो लोग गोश्त पर मसाले लगा रहे हैं ताकि उसे जमा करके रखा जा सके। हमारा एमसी पूरे ध्यान से ये सब देख रहा है ताकि वो सीख सके कि खाना संभाल कर कैसे रखा जाता है। जब लिजी जानवर की चर्बी बचाकर खुश होती है तो हमारे हीरो का दिल हल्का हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मेहनत बिल्कुल जाया नहीं गई।
देखो भाई, अब मकसद सामने है और हमारे एमसी को थोड़ा दबाव महसूस हो रहा है, क्योंकि अब उसे जिंदा रहने के लिए बुनियादी हुनर सीखने ही होंगे। पूरे इरादे के साथ हमारा ये बंदा जल्दी से एक फैसला करता है ताकि वो यहाँ का लेन देन का तरीका सीखकर सब सही कर सके। बिना किसी हिचकिचाहट के हमारा एमसी अब तैयार हो जाता है। वो खड़ा होता है ताकि फिर से काम पर लौट सके। लेकिन रुको, इससे पहले कि वो बाहर कदम रखे, लिजी तुरंत भागकर बीच में आ जाती है। वो रास्ता रोक लेती है और हमारा एमसी बेचारा सोच में पड़ जाता है। वो पूछता है कि क्या उसे लग रहा है कि उसे और ज्यादा आराम की जरूरत है। फिर वो उसे यकीन दिलाता है कि अब वो बिल्कुल भलचंगा हो गया है, उसे अब कहीं भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा, और उसके कंधे पर हाथ रखता है। हमारा एमसी उसे समझाता है कि भाई बिल्कुल फिक्र मत करो, और वो वादा करता है कि वो खुद पर ज्यादा जोर न लेगा। लिजी बस खामोशी से उसे बाहर जाते हुए देखती रहती है। अब जंगल पहुंचते ही हमारा एमसी वहां के माहौल को ध्यान से देखता है। वो पेड़ों का जायजा लेता है और फैसला करता है कि ये लकड़ी काटने के लिए सही है। अब वक्त है अपनी लकड़ी काटने की कला को थोड़ा पॉलिश करने का। वो कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ लेता है और अपनी ताकत पर पूरा भरोसा करता है। भले ही उसे सही लकड़ी की पहचान ना हो, पर जोश पूरा है। बिना किसी देरी के हमारा ये हीरो अब अपना काम शुरू कर देता है। वो अपना औजार उठाकर जोर से घुमाता है, और तभी दूसरी तरफ उस कैबिन में काफी शांति छाई हुई थी। मगर अचानक हमारा एमसी वापस लौटता है और उसकी पीठ पर इतनी ज्यादा जलाने वाली लकड़ियां थीं कि देखकर डर लग जाए। और ये मंजर देखकर लिजी और डोरोथी की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर जैसे ही हमारा हीरो थक हार कर बैठता है, लिजी उसके पास आती है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो फिक्र के मारे वो उसके हाथों को मलने लगती है, जबकि एमसी उसे बार बार समझा रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। उसकी इस फिक्र को देखकर हमारा एमसी प्यार से उसकी अदा करता है। लेकिन तभी अचानक डोरोथी उस लकड़ी के फर्श पर तेजी से दौड़ती है और पानी के बर्तन में हाथ डालकर तुरंत वापस भागती है और हर तरफ पानी उछलने लगती है। फिर वो सारा पानी एमसी पर फेंक देती है, जिससे वो पूरा भीग जाता है और हैरान रह गया। तभी लिजी डर के मारे बच्चे की इस हरकत के लिए माफी मांगने लगती है। मगर डोरोथी तो बस टिकटिकी लगाए एमसी को देख रही थी, जैसे कि वो तारीफ सुनना चाहती हो। और उसकी बात समझते हुए एमसी उसके सर को सहलाकर उसका शुक्रिया अदा करता है। वो बच्ची से बड़े प्यार से पेश आता है और खुश होकर वो दौड़कर और ज्यादा पानी लेने निकल जाती है। लेकिन लिजी बेचारी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती रह जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हमारा एमसी आग के पास बैठकर खुद को सुखा रहा होता है और लिजी उसकी मदद करती है। तब उसे एहसास होता है कि ये सब तो किसी खूबसूरत सपने जैसा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसी खुशी मिलेगी, और वो मन ही मन इनकी मुस्कुराहट को हमेशा बचाने का वादा करता है। जल्दी ही उस सुनसान पहाड़ी घर में रात हो जाती है और घर की छत से निकलता धुआं बताता है कि चूल्हे में आग जली है। सब लोग एक साथ मिलकर मेज के पास बैठते हैं और ये पूरा परिवार गर्म खाना खाता है। थकान की वजह से डोरोथी वहीं गहरी नींद में सो जाती है और हमारा एमसी बड़े प्यार से उसके सर को सहलाने लगता है। लिजी इस प्यारे नज़ारे को देखकर धीरे से मुस्कुराने लगती है। फिर बड़े ही संभल कर हमारा एमसी उस सोती हुई बच्ची को अपनी गोदी में उठाता है और बिस्तर तक ले जाता है, जबकि लिजी साफ सफाई करने में लग जाती है। वो बड़े आराम से चलकर डोरोथी को बिस्तर पर लिटा देता है ताकि उसकी प्यारी नींद में कोई खलल ना पड़े। बिना किसी रुकावट के जब वो दोनों काम कर रहे होते हैं, तभी हमारे एमसी का हाथ हल्का सा उसके हाथ से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा घबराकर शर्माने लगती है। जब हमारा एमसी ये देखता है तो वो भी काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो एकदम से चुप क्यों हो गई। अब वहां का माहौल काफी बदलने लगता है और हमारा एमसी बड़े प्यार से उसे धीरे से अपनी तरफ खींचकर अपने गले से लगा लेता है। बेचारी लिजी तो इतना ज्यादा शर्मा जाती है कि अपना मुंह ही छुपा लेती है। तब सुकून से हमारा एमसी उसका हाथ पकड़ता है ताकि उसे भरोसा दिला सके कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। फिर उन दोनों की नजरें मिलती हैं, जहां ढेर सारा सुकून होता है, और हमारा एमसी उसे साफ कर देता है कि उसे किसी भी तरह का दबाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास झुककर हमारा एमसी उसे धीरे से कहता है कि अब थोड़ा आराम करने का वक्त आ गया है। देखो भाई, अब आगे क्या हुआ होगा वो तो आप सब अच्छे से समझ ही गए होंगे, है ना। खैर, अब हमारा एमसी वहां बैठकर डोरोथी और लिजी के बारे में सोच रहा होता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिरकार उसके पास खुद का एक परिवार है जिसकी वो हिफाजत कर सकता है। बस दिल ही दिल में हमारा एमसी यही दुआ करता है कि ये खुशियां कभी खत्म ना हो, ताकि उनका सुकून कोई छीन ना सके और वो सब चैन से मिलजुल कर एक साथ रह सके। लेकिन भाई, ऐसी खुशी से बहुत दूर वो बड़े बड़े महल खड़े हैं जो बस एक दिखा है और याद दिलाते हैं कि बेशुमार पैसा कभी भी इस छोटी सी जिंदगी के असली सुकून की जगह नहीं ले सकता।
अरे यार, उस पुराने और बेरहम जमाने में गरीब किसानों के नन्हे मुन्ने बच्चे एक ही जगह थुनसे हुए बड़े होते हैं, जहां उन्हें बस एक ही कमरे में अपने माँ बाप के साथ रहना पड़ता है। लिजी के उस अकेलेपन वाले वक्त में उसके मन में हमेशा ये सवाल उठते रहते थे कि आखिर पति पत्नी उस गहरी और काली अंधेरी रात में करते क्या है। पर उसने अपने घर में सिर्फ एक ही नज़ारा देखा था, और वो था उसके डरपोक बाप का वो गंदा साया, जिसने पूरे घर में हमेशा डर का माहौल बनाया हुआ था अपनी उस गंदी चीख पुकार से। उस जख्म देने वाले बचपन में वो डर के मारे छुपी रहती थी अपने बिस्तर के अंदर और बेबस होकर बस सुनती रहती थी जब उसकी माँ पूरी पूरी रात रोती रहती थी, बिल्कुल सूरज निकलने तक। उस घिनौने वक्त ने लिजी की पूरी जिंदगी को एक खौफनाक सपना बना दिया था, जिसके पीछे था उसके मन में काफ़ी डर था, और वो हमेशा इसी फिक्र में रहती थी कि कहीं उसका अंजाम भी उसकी माँ जैसा ना हो जाए। लेकिन तभी अचानक लिजी अपनी खूबसूरत आंखें धीरे से खोलती है, मानो उन बुरे सपनों को हमेशा के लिए भगा रही हो। जलती हुई लकड़ियों की वो चटपटाहट वाली आवाज़ मुझे बड़े ही प्यार से उसकी नींद से जगा देती है। जागने पर उसे हैरानी होती है कि वो तो एक बिस्तर पर लेटी है, ना कि उस सख्त फर्श पर जहां उसे नींद आ गई थी। इतनी परवाह देखकर वो दंग रह जाती है। लिजी देखती है कि हमारे एमसी ने अपना खुद का बाजू उसके लिए तकिए की तरह लगा दिया है ताकि उसे पूरा आराम मिले। उस अपनेपन को महसूस करते ही लिजी को आखिरकार वो सुकून मिल जाता है जिसकी तलाश उसे बरसों से थी। उसे सोता हुआ देखकर उसे ये एहसास होता है कि एक जोड़े के बीच की रातें हमेशा खौफनाक नहीं होती। वो गौर करती है कि कैसे उसकी पूरी किस्मत इससे मिलने के बाद से बिल्कुल बदल गई है। ठीक उसी पल हमारा एमसी भी थोड़ा सा जागने लगता है, और ये देखकर लिजी बेचारी एकदम से सकपका जाती है। अभी भी आधी नींद में होने के बावजूद हमारा एमसी बड़े प्यार से लिज और डॉरथी को अपने गले लगा लेता है। इतने करीब होने की वजह से उस लड़की के दिल की धड़कन तेज होने लगती है। अरे भाई, अचानक इतनी नजदीकी देखकर वो बेचारी पूरी तरह घबरा जाती है। उसके अंदर ऐसे जज्बात जागते हैं जिन्हें रोक पाना उसके बस की बात नहीं थी। वो बस यही चाहती थी कि ये हसीन पल हमेशा के लिए यहीं थम जाए। हर तरफ सन्नाटा होता है और तभी सुबह के सूरज की पहली किरण दिखती है। कैबिन में रोशनी भरते ही हमारे एमसी की नींद पूरी तरह खुल जाती है। वो बड़े ध्यान से बिस्तर से उठता है ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। हमारा हीरो सोते हुए बच्चों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था। वहां से निकलने से पहले वो डॉरथी को बड़े प्यार से सहलाता है। जैसे ही वो थोड़ा दूर होता है तो देखता है कि लिजी पहले से ही जग गई है। तभी लिजी वहां लकड़ी की एक बाल्टी उठाए हुए कमरे में आती है। बिना कोई वक्त गवाए हमारा एमसी उसके हाथ से बाल्टी पकड़ लेता है। वो उसका बोझ हल्का कर देता है, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है। देखो यार, हमारे एमसी के लिए तो ये भारी बाल्टी उठाना बाएं हाथ का खेल था। वो उस भारी बाल्टी को उठाकर सारा पानी बड़े बर्तन में उलट देता है। आग के ऊपर रखी कढ़ाई में पानी डालने के बाद वो उसकी तरफ मुड़ता है। फिर एमसी अपनी पुरानी भाषा में कुछ कहता है, जो सुनकर लिजी उलझन में पड़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा कहना क्या चाहता है। क्योंकि उसे बात पल्ले नहीं पड़ी तो वो बस चुपचाप उसे तकती रहती है। भाई ने बड़े प्यार से पूछा कि क्या उसे अच्छी नींद आई, और फिर उसने देखा कि लिजी का चेहरा बिल्कुल लाल टमाटर हो रहा है। लिजी बस हाँ में सिर हिलाती है, और तब हमारे एमसी को एहसास होता है कि उसका इतने प्यार भरे अंदाज में बात करना शायद उस बेचारी को शर्मिंदा कर रहा था। तो वो बात संभालने की कोशिश करता है। हमारा एमसी पूछता है कि अब से वो उसे किस नाम से बुलाए, और वो सीधा उसके नाम से बुलाने का मशवरा देता है। लेकिन लिजी धीरे से बोलती है कि वो उसे वही पुराने हनी वाले नाम से ही बुलाए। ये सुनकर हमारे हीरो के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। उसकी बात मानते हुए हमारा बॉय बड़े ही नर्म दिल से फिर से वही नाम लेता है, जिसे सुनते ही वो शर्म के मारे अपना मुंह छुपा लेती है और घबराहट में बिल्कुल पगली सी हो जाती है। वो अपना रुख मोड़ ले ताकि अपने अंदर के जज्बात किसी को दिखा ना सके, लेकिन एमसी को उसका ये रूप बड़ा ही प्यारा लगता है। अब हमारे हीरो का मन उसे थोड़ा और परेशान करने का करने लगता है। वो धीरे से उसके कंधे को थपथपाता है और कहता है कि जरा मेरी तरफ तो देखो। मगर ठीक उसी वक्त डॉरथी एक झटके के साथ नींद से जाग जाती है। वो अभी भी नींद में ही है और बड़बड़ाते हुए कह रही है कि उसे बस मीट खाना है, और फिर वो नीचे उतरने लगती है। अरे यार, वो बच्ची भूख के मारे लड़खड़ाते हुए अपने बिस्तर से उठती है। वो मासूम सी जान उनकी तरफ भागती है, पर रुकी नहीं। उनके पास से गुजरते वक्त उसकी आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। देखो भाई, उसने ऊपर लटकता हुआ गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा जो देख लिया था। ये देखकर वो दोनों पति पत्नी जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि वो छोटी बच्ची उस बड़े धब्बे से लिपटकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। हमारा एमसी उसे देखकर काफी खुश होता है। उसे उसकी ये मासूमियत और उत्साह देखकर बड़ा सुकून मिलता है।
बेचारी भूख के मारे उस लकड़ी से चिपकी हुई बस अपने पैर हिला रही थी। ये देखकर हमारा एमसी पूरा मन बना लेता है। वो सोचता है कि आज शिकार पर इतनी मेहनत करेगा कि घर में खाने की कमी ना हो, ताकि उनका ये भंडार हमेशा भरा रहे। अब हमारा एमसी बड़े ही दमखम के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। उसका हौसला इतना बड़ा है कि वो किसी भी खतरनाक भेड़िए से भिड़ने को तैयार है। इस बार हमारे हीरो ने अपनी कुल्हाड़ी साथ रखी हुई है, क्योंकि उसे पता है कि ये हथियार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो गीली घास को रौंदते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। वो उस सुनसान जंगल की गहराइयों में खोता जा रहा है। लेकिन तभी अचानक हमारा एमसी रुक जाता है, क्योंकि उसे कुछ होने का एहसास होता है। अरे यार, हवा में कुछ अजीब सी हलचल महसूस हो रही है। और जैसे ही एमसी ने पीछे मुड़कर देखा, वो तेजी से पलटता है, क्योंकि उसे अपने आसपास एक भारी दबाव का एहसास होता है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह किसी खतरनाक एनर्जी से भर गई हो। हमारा एमसी अपनी कुल्हाड़ी को और भी मजबूती से पकड़ लेता है। खुली जगह होने के बावजूद उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका दम घोट रहा हो। वो पूरी तरह से सावधान और होशियार हो जाता है। अरे भाई, वो आने वाले किसी भी बड़े खतरे का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तभी इस घनी धुंध के बीच से किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजती है। धुंध के पीछे से एक धुंधली सी शक्ल धीरे धीरे पास आती दिखाई देती है। एमसी को लगा शायद कोई दरिंदा होगा, लेकिन देखा तो ये कोई इंसान निकला। वो समझ जाता है कि ये एक हुडेड कपड़ों वाला आदमी है। वो अजनबी बिना किसी दुश्मनी दिखाए चुपचाप उसकी तरफ चला आ रहा है। जैसे ही वो थोड़ा और करीब आता है और उसका चेहरा साफ दिखने लगता है, तब एमसी देखता है कि ये तो एक बुजुर्ग आदमी है जिसकी हल्की सी दाढ़ी है। लेकिन उसके चारों तरफ की उस अजीब सी एनर्जी को देखकर एमसी को शक होने लगता है। इतने भारी दबाव को महसूस करके हमारा एमसी हैरान रह जाता है। वो बस यही सोच रहा है कि आखिर ये डरावना अजनबी हो कौन सकता है। देखते हैं भाई, अब ये बंदा कौन सी नई मुसीबत लेकर आया है।